गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग फिर से क्लास 10th के नए चैप्टर के साथ शुरू करने वाले हैं। अपना अगला चैप्टर है जिस पर हमें बातचीत करनी है। चैप्टर का नाम आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जैसा कि फर्स्ट क्लास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहली क्लास जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद मैंने कमेंट में आपसे पूछा था कि आपको और से कौन से चैप्टर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो मैं तो ये सोचा था कि एसिड बेस सॉल्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन आपकी डिमांड थी ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आइए देखते हैं हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये जो चैप्टर है जिसके बारे में बात करनी है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्या है, कैसे है, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा। बोर्ड पर आपको सारी चीजें लिखी दिखाई दे रही है। क्लास 10th का ये 4th चैप्टर है केमिस्ट्री का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। यानी क्लास 10th का ये जो 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, इसी चैप्टर के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन आज की क्लास में करेंगे। देख लीजिए, आपको बताया गया 10th क्लास में ये 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। आपको बताएं कि कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। अब हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। चलिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। चलिए, पहली बात आई, हमने कहा कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये जो चैप्टर है इसमें सबसे पहली पार्ट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। कहा गया कि सर ऐसा कोई और तो चैप्टर नहीं था, यही केवल एक चैप्टर है क्या जिसमें कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी करते हैं, बाकी और कोई चैप्टर नहीं था क्या। था। आगे जो चैप्टर्स पढ़े तो उसमें कार्बन के अलावा बाकी जितने एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है उनको अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। ये कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है ना। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि केमिस्ट्री की मीनिंग क्या है केमिस्ट्री, उससे पहले किसी ने पूछ लिया साइंस क्या है, तो किसी भी इंफॉर्मेशन को जब एक रेगुलर ऑर्डर में, एक अरेंज मैनर में हम स्टडी करते हैं यानी पढ़ते हैं, तो वह क्या कहलाती है बेटा, साइंस कहलाती। उस साइंस का क्लासिफिकेशन हुआ 3 पार्ट में, एक हो गया फिजिक्स, दूसरा हो गया केमिस्ट्री और तीसरा हो गया बायो। हमें मेनली मैटर किससे है, केमिस्ट्री से। हमें मतलब किससे है, केमिस्ट्री से। अब हमारा सवाल यह है कि केमिस्ट्री होती क्या है ना, कैसे इसको समझा जाए, ये इतना कंफ्यूजिंग क्यों हो जाती है, क्या है इसके रहस्य, इसको फिर फर्दर कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया। और उससे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर यहां पर वो सारी बातें हमें क्यों बताई जा रही हैं, इसके पहले तो नहीं बताएगी। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं। देखिए, केमिस्ट्री के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि यह साइंस की ही एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम केमिकल रिएक्शन, मैटर एंड इट्स कंपोजिशन आदि टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। यानी कि फिर से सुनना, केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है बेटा जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, मैटर पढ़ते हैं, उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, इनका रोल क्या है किसी केमिकल सब्सटेंस पर, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि हम कुल मिला जुलाकर यह जान पाए कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द केमिकल चेंज और मैटर और कंपोजिशन एटसेट्रा। अब कहा यह गया कि ये तो हम सब जानते हैं सर, लेकिन फिर केमिस्ट्री को बेटा फर्दर डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में, जरा बोर्ड पे देखिए, कुछ बातें जो केवल लिखी जा सकती हैं। ध्यान से सुनना, हमने सबसे पहली बात की बेटा साइंस क्या है ना। साइंस के बाद हमने ये कहा कि साइंस को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है ना। सर ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पहले क्यों पढ़ाई जा रही हैं, क्या रीजन है, सब अभी आपको पता चल जाएगा। हमने कहा इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को हमने फिजिक्स कह दिया, दूसरे को केमिस्ट्री कह दिया और तीसरे को बायोलॉजी कह दिया। अब जो ये केमिस्ट्री है बेटा, इसको भी फिर क्लासिफाई किया गया। कैसे, मेनली इसके 4 पार्ट कुछ इस प्रकार से क्लासिफाई किया गया। केमिस्ट्री के मेनली देखा जाए तो 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। वह क्या है अभी जो आपको जानना है आप, लेकिन एक हम और आपको बताते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा होता है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री। क्या होती है, तीसरे के बारे में हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री, और फोर्थ वाले टॉपिक पर डिस्कस करें तो यह हो गई एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। हमने कहा कि इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते तो एक ऑर्गेनिक है, दूसरा इनऑर्गेनिक है, तीसरा फिजिकल है और फोर्थ नंबर पे हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। क्या सर
यही इतनी ही है क्या? नहीं बेटा, इसके अलावा भी केमिस्ट्री के पोर्शंस हम डिस्कस करते हैं, लेकिन मेनली देखा जाए तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ये 3 पार्ट है जिसे हमें डिस्कस करना है। अब सुनना कि ऑर्गेनिक क्या होता है। दिमाग में देखिए हेडिंग यहाँ पर पड़ी हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हमारे दिमाग में आता है कि फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, इससे पहले हमें जानना होगा कि टोटल एलिमेंट का अगर हम जिक्र करें कि हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट एनसीईआरटी के द्वारा बताए गए, है ना। अगर टोटल 118 एलिमेंट हैं तो इसमें एक एलिमेंट हमारा कार्बन भी है, ठीक है। तो जब हम कहते हैं ऑर्गेनिक का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में एक सवाल आता है कि जब कभी हम कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी करते हैं तो वह क्या कहलाता है, वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। यानी स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यानी कि जब हम कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी करते हैं तो उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। कहे ठीक है सर, इनऑर्गेनिक क्या होती है? इनऑर्गेनिक में इस कार्बन को छोड़ दिया जाए तो जो 117 एलिमेंट बच रहे हैं उनकी स्टडी क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। कहते हैं फिजिकल में, अभी ये भी बात आएगा ना, कार्बन में है क्या ऐसा खास जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जन्मदाता बन गया, इसके बारे में भी हम विचार करेंगे। अब जरा देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो हम कहते हैं अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कार्बन को छोड़कर के बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी इनऑर्गेनिक में आ गई। फिजिकल क्या होती है, जहां पर हीट, लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है। उसके अलावा अगर हम किसी लॉज, रूल्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं तो वह फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो यह क्वांटिटेटिव है, जहां पर क्वांटिटी की बातचीत की जाती है। जहां पर जैसे मेडिसिन का डिपार्टमेंट जितना भी है, फार्मासिस्ट के बारे में आप सुनते होंगे, तो केमिस्ट वाला जितना भी डिपार्टमेंट है उन सभी जगहों पर एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज होता है। महज अभी आपको ध्यान रखना है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के बारे में कि ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है और फिजिकल क्या है। हमने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मीनिंग ये हो गई बेटा कि जब हम कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी करते हैं तो ऑर्गेनिक कहलाता है, कार्बन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट की स्टडी करते हैं तो इनऑर्गेनिक कहलाता है, लॉज, रूल, प्रूफ, टेम्परेचर, प्रेशर, हीट आदि के कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करते हैं तो वह फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। ये इसके 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। यानी कि अब हमें ये समझना होगा कि अब तो हमें ये सर समझ में आ गया, इसका मतलब ये था क्या जो आप इतनी देर से बताए जा रहे थे। देखिए हमने कहा कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहां से निकल के आया कि स्टडी ऑफ कार्बन, क्या पता पाए आप ये पता पाते हैं कि स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कहते हैं कि कार्बन और उसके कंपाउंड की जो स्टडी है उसी को हम बेटा क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सर ठीक है, समझ में आ रहा है, उसको ऑर्गेनिक कहते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन सर क्वेश्चन तो ये है ना, कार्बन में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से केवल कार्बन को ही कंसीडर किया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाने वाले के लिए? कार्बन में ही क्या ऐसा खास है? बाकी तो ढेर सारे एलिमेंट थे ना, हमारे पास तो टोटल 118 एलिमेंट थे, फिर हम केवल कार्बन को क्यों कंसीडर करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? अगर हम केवल कार्बन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसीडर कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या होगा, क्यों करते हैं कार्बन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसीडर? क्यों कार्बन ही इतने ढेर सारे कंपाउंड का जन्मदाता है? क्यों कार्बन ही इतना बॉन्ड बनाता है? क्यों कार्बन ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है? इस तरह के तमाम सवालों का जवाब आपको देंगे हम इसी के जस्ट आगे। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने समझ लिया कि स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि जब हम कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी करते हैं तो उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ पाते हैं। अच्छा ठीक है सर, इसका मतलब कि जैसे ये कार्बन है उसका कंपाउंड हो गया CH4, CO2, ठीक है, C2H6 हो गया, ठीक, ये सब क्या है, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, कार्बन और इसके कंपाउंड है। लेकिन सर एक छोटा सा सवाल है कि ये कार्बन अकेले तो नहीं पाया जाता ना, ये तो हाइड्रोजन के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है, तो इसका मतलब क्या ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट भी कार्बन के साथ रहते हैं क्या जब यह
उसके कंपाउंड बनते हैं, कार्बन के कंपाउंड बनते हैं, तो क्या उसमें कार्बन के साथ और भी एलिमेंट आते हैं क्या? अगर आते हैं तो क्यों आते हैं? उनके आने से क्या हो जाता है? कार्बन ने उन्हीं को क्यों चूज किया? वही एलिमेंट कार्बन के साथ मिलकर क्यों बॉन्ड बनाते हैं? बाकी एलिमेंट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए क्यों नहीं आते हैं? इस तरह के तमाम सवाल जब हमारे मन में उठ जाते हैं तो ये सारे सवाल हमें भ्रमित कर जाते हैं। इसका सभी सवालों का जवाब हम इसी वीडियो में पाते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। यानी टॉपिक आ गया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हमें सिर्फ व सिर्फ ये बात करनी है कि क्या है कार्बन में खास, जो कार्बन हो गया है सबका खास, यानी कि कार्बन में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, क्यों कार्बन इतने बॉन्ड बनाता है, क्यों कार्बन सबसे जुड़ जाता है, कार्बन के अंदर ऐसी क्या टेंडेंसी है जिसकी वजह से कार्बन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जन्मदाता बताया जाता है। कहते हैं हाँ यार बात तो सही है। तो इन सभी विषयों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि हम क्यों न सबसे पहले अपने इसी दोस्त कार्बन से बात करते हैं। एक काल्पनिक कथा के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आप गौर करिएगा। हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा कि कार्बन क्या है। चलिए हम चलते हैं और कार्बन से पूछते हैं कि हे कार्बन, तुम्हारी क्या प्रॉपर्टी। देखो पढ़ने के लिए थोड़ा सा तो पागल बनना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि हम कार्बन से कैसे बात करेंगे, कार्बन तो एक एलिमेंट है, हम कार्बन की भावनाओं को कैसे समझ पाएंगे, इस तरह का दिमाग में अगर आपके वहम होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, यानी केमिस्ट्री आना कठिन हो जाएगी। जरा आप हमारे तरीके से सोच के देखिए। सपोज करिए आप गए कार्बन से बात करने, या हम कार्बन से बात करते हैं, और कार्बन से क्या क्या सवाल पूछेंगे और कार्बन जवाब क्या देगा, इसी बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। जरा गौर करिएगा। हम आपको एक छोटा सा केस बताते हैं, यानी आपको हम ना कंसीडर करके हम स्वयं कार्बन से बातचीत करेंगे। ठीक है, ये मंसा है और ये क्या है, ये हमारा कार्बन है। हमारा क्वेश्चन सबसे पहले कार्बन से क्या होगा, एक एक पॉइंट को जरा गौर करिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल हमारा क्या होगा, सबसे पहला सवाल हमारा क्या होगा, इसी के बारे में हम बात करेंगे बेटा। अगर हम सबसे पहले सवाल पर डिस्कस करते हैं तो कार्बन का सबसे पहला सवाल, हमने कार्बन से क्या पूछा, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन हम इससे पूछेंगे, इसका जवाब ये हमें देगा कार्बन। ठीक है, क्वेश्चन को गौर करिएगा, बिल्कुल बढ़िया समझ में आएगा। हमने कार्बन से पूछा कि हे कार्बन, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या खास है यार जो तुम इतनी बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना दी, क्या है खास कार्बन तुम्हारे अंदर। तो कार्बन जवाब में देता है, क्या मेरी असलियत जानना चाहते हो क्या? तो कहे हाँ। जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना समाज में, जो अपने बारे में कम, अपने पूर्वजों के बारे में, अपने परिवार के सफल लोगों से अपनी पहचान की तुलना करते हैं। यानी कि जो ये बताते हैं, जैसे अभी आप किसी से पूछिए कि आप कौन हैं, तो हमें अपने बारे में पता होना चाहिए। हमें ये नहीं, हमें कभी अपनी पहचान किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में बताना पड़े तो फिर हमारी कोई पहचान नहीं है। इसीलिए कार्य सदैव ऐसा करो कि आप अपनी पहचान बनाओ बेटा, दूसरे की पहचान से कब तक जाने जाओगे। एक छोटा सा केस आप समझिए, आज आपके पास जो कुछ भी है, जिस गर्व से आप बातें करते हैं, वो किसकी वजह से? आपके पिताजी की वजह से, आपके परिवार की वजह से, आपके माताजी की वजह से। अगर ऐसा है तो आप क्या करते हो, आप क्या सीखते हो इस बात से? जरा सोचिए, आप अभी किसकी वजह से जाने जाते हैं? आप अपने पेरेंट्स की वजह से जाने जाते हैं। और पेरेंट्स क्या चाहते हैं? पेरेंट्स चाहते हैं, आपको इतना सबल बनाना चाहते हैं कि आप स्वयं की वजह से जाने जाएं। और पेरेंट्स की एक और ख्वाहिश होती है, वो ये चाहते हैं कि आने वाले समय में पेरेंट्स अपने बेटे के नाम से जाने जाएं। ये 3 टर्म्स हैं। ठीक है, इसीलिए आप पर इतना वर्क हो रहा है। वही कहानी कार्बन के साथ हुई। जरा गौर करिएगा कार्बन के साथ क्या बात हुई। कार्बन बड़ा सिंपल सा केस है। कार्बन ने हमने कार्बन से पूछा कि कार्बन एक बात बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या प्रॉपर्टी है, तुम इतना बड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना दिए, इतनी बड़े कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हो, आज भी कंपाउंड बनाते जा रहे हो, तुम्हें ही क्यों चूज किया गया? तो कार्बन बड़ा लीनियंट होकर एक बड़ा प्यारा सा जवाब देता है। सुनिएगा क्या जवाब देता है। ये कहता है, तुम मुझे क्या जानते हो, मैं हूं कौन। कौन बोलता है? ये कार्बन बोलता है। अब ये परिवार के सदस्यों की गिनती कराता है। कहता है मेरे परिवार में 118 लोग पाए जाते हैं। ध्यान से मेरी बात को गौर करिएगा, पीरियोडिक टेबल से इसे कंपेयर करिए। मार्केट में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में न आए।
और अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपको आना ही होगा, ये गारंटी। देखिए, कार्बन से हमने क्वेश्चन पूछा कि कार्बन तुम्हारे अंदर ऐसा क्या खास है, तो कार्बन कहता है मेरे अंदर क्या खास है मैं बताऊं। हमने कहा बताओ, तो इसने कहा कि मैं एक एलिमेंट हूं और मेरे परिवार में 118 लोग हैं। हमने कहा ठीक है यार, 118 है तो उससे मुझे क्या लेना देना। कह नहीं, सुनो तो क्यों जल्दबाजी करते हो, पहले आओ सबसे मेरे छोटे वाले एलिमेंट, छोटे वाले भाई के पास चलते हैं। कहते हैं सबसे छोटा वाला भाई हमारा हाइड्रोजन है। कहें हम तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं कार्बन, तुम्हारे छोटे वाले भाई हाइड्रोजन के बारे में नहीं जानना चाहते। छोटा वो कैसे हुआ बेटा, एटॉमिक साइज छोटी है हाइड्रोजन की। कहते हैं सबसे छोटे वाले भाई हाइड्रोजन के बारे में हम आपको बताते हैं। तो हमने कहा अच्छा चलो बोलो, अच्छा तुम ही बोलो। तो क्या हुआ, वह कहता है कि मेरा जो सबसे छोटा भाई है उसकी क्षमता यह है, वो देखने में बहुत छोटा है लेकिन गंभीर घाव करता। आपने सुना होगा ना, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वही कहानी है। हाइड्रोजन बहुत छोटा है, हाइड्रोजन समझाता है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी को कार्बन समझाता है कि मेरे परिवार का सबसे छोटा सदस्य हाइड्रोजन जो है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है सुनना। कार्बन कहता है कि वो जब चाहता है कहीं पर भी किसी से किसी भी प्रकार का बॉन्ड बनाने में सक्षम है। कौन, हाइड्रोजन। कार्बन अपने बारे में कुछ नहीं बता रहा, अभी हाइड्रोजन के बारे में बता रहा। कार्बन कहता है कि मेरे बारे में तुम्हें यूं ही पता लग जाएगा जब हमारे छोटे भाई हाइड्रोजन के बारे में जान जाओगे और हमारे परिवार के कुछ और बड़े सदस्यों के बारे में जान जाओगे। हमने कहा अच्छा चलो तुम ही बता लो भाई, तुम्हारी बात है। तो कार्बन कहता है मेरा सबसे छोटा भाई हाइड्रोजन, जिसकी क्षमता यह है कि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंसी 1 है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, एक को गेन भी कर सकता है। उसको आज तक किसी ने पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं कर पाया। हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं। हमने कहा ठीक है, हो गई हाइड्रोजन की। कहे अभी इतनी ही नहीं है, हाइड्रोजन की क्षमता यह है, छोटा हुआ तो क्या हुआ, वह किसी के साथ कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कैसा भी बॉन्ड बनाने में सक्षम है। हमने कहा हाँ अच्छा ऐसी बात है क्या। कहे हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। हमने कहा ठीक है, हाइड्रोजन का हो गया ना, अब तो बताओ कार्बन तुम अपने बारे में, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से तुम इतने बड़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मालिक बनते जा रहे हो, तुम्हारी वजह से इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड का जन्म हुआ। आखिर तुम बताओ ना कार्बन, तुम्हारे अंदर क्या खास है। तो कार्बन कहता है कि अब हमारे परिवार के एक महान सदस्य यूरेनियम के बारे में सुनिए। कहते हैं हमारे परिवार में जो सबसे बड़े लोग हैं, अगर उनकी हम बात कर दें तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। कहते हैं हमारे यहाँ एक यूरेनियम है, न्यूट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट कराओ, क्या पाओ, ढेर सारा अल्फा बीटा गामा रेज पाओ। कहें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जहां अगर वो एक बार इमिशन स्टार्ट किए तो स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती। कहते हैं यार इतने खतरनाक हो, तुम्हारे यहाँ कोई सीधा साधा नहीं है क्या। कहें हमारे पीरियोडिक टेबल में हमारे यहाँ सीधे लोग भी हैं। ले गया, किससे मिला दिया, हीलियम से। कौन, कार्बन। कार्बन कहता है चलो तुमको अपने यहाँ जो सबसे सीधा एलिमेंट है उससे मिलाते हैं। गए हीलियम से मिला दिए। हीलियम को जब ये सीधा जाने, कौन, हम, तो हमने क्या किया, हीलियम को थोड़ा सा इधर उधर परेशान किया। तो हीलियम को जैसे ही हीट किया, हीलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करो तो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान He2+ को अल्फा रेज के नाम से जाना गया था। कहा यह गया कि हीलियम को थोड़ा सा हीट किया तो हीलियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, He2+ का फॉर्मेशन कर लिया, बेटा अल्फा रेज बना लिया। अब क्या हुआ, अब सवाल इसका हुआ कि अगर इतनी बातें हो चुकी हैं तो हमने फिर कार्बन से पूछा, हे कार्बन हम तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं, हम तुम्हारे परिवार से मतलब नहीं है। तो कार्बन कहता है कि सुनो तो यार, बताऊंगा मैं अपने बारे में भी, ठीक है, अगले एपिसोड में सुनना। इन्होंने कहा कि इतने लोगों के बारे में जान लिए। कहें तुम्हारे यहाँ कोई सीधा नहीं है। कहें हाँ सीधा तो है, हीलियम से मिलाया था, उसे छेड़ दिया जिसकी वजह से इतने सारे केसेज बना दिया। कहते हैं कि और कोई सीधा बताओ। कहें चलो जिनॉन से मिला देते हैं। जिनॉन के पास ले गए, जिनॉन से जैसे ही मिले, जिनॉन ने कहा कि हाय रे रेडियो एक्टिव, हाय रे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आओ तुमसे बॉन्ड बना लेते हैं। और जिनॉन नोबल गैस होने के बाद भी ढेर सारे बॉन्ड बना दिया। और आपको मालूम होना चाहिए जिनॉन के कंपाउंड बनाने की वजह से ऑक्टेट रूल निपट गया। इतनी कहानी का केवल सार ये था कि हम अपनी वजह से नहीं, दूसरों की वजह से जाने जाते हैं। हमने एक छोटा सा सवाल कार्बन से कहा कि कार्बन अगर तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है, तुम्हारे परिवार के लोग इतने जोरदार हैं, इतने मार्केट में अच्छे रेट पे हैं सब, तो जरा ये बताओ, कौन, कार्बन से हमने पूछा कि अगर तुम सब इतने सबल थे फिर भी तुम्हें नील्स बोर ने पीरियोडिक टेबल में ऐसा बांध दिया
कि तुम आज बाहर नहीं जा पा रहे हो। तो ऐसी केस में कार्बन क्या कहता है? कार्बन कहता है कि ये तो तुम्हें लगता है कि हम सब नील्स बोर के अनुसार पीरियोडिक टेबल में बंधे हैं। हमने कहा हाँ हमें तो लगता है। तो कार्बन कहता है तुम्हें लगता है ठीक है, लेकिन ये जानो कि नील्स बोर ने हमें पीरियोडिक टेबल में बांधने का प्रयास तो किया और लोगों को दिखता है कि सही प्रयास है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नील्स बोर हमें अरेंज करके चले गए, लेकिन आज भी हमारी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी नहीं होती। ऊपर का एक नीचे वाले से सिमिलर है, फिर उसके बाद ये डिससिमिलरिटी शुरू हो जाती है। इसीलिए तो पूरी पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शंस के रूप में बहुत सारी केसेज बन के आती हैं। शायद ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमने कहा कि कार्बन जरा बताओ ना यार, अपने बारे में बताओ, बहुत समय हो गया। तो कार्बन कहता है लो सुनो अब हमारी कथा। तो कार्बन ने अपनी कथा में सबसे पहली बात क्या बताई, जरा सुनना। कार्बन कहता है कि कार्बन एक एलिमेंट है, कहता है कि मैं एक एलिमेंट हूं। हमने कहा अच्छी बात है। कार्बन कहता है कि मेरा एटॉमिक नंबर 6 होता है। हमने कहा और अच्छी बात है। कार्बन कहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। कार्बन ने कहा कि मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। हमने कहा इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। कार्बन ने कहा कि मेरी वैलेंसी 4 होती है। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। अब किसी के दिमाग में आता है बेटा कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी को डाउट है तो ये भी डाउट क्लियर करा देता हूं। हम कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम is known as electronic configuration. The probability of finding the electron in a cell of an atom, यानी the probability of finding an electron in a cell of an atom is known as electronic configuration. पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आपको याद होगा नील्स बोर के कॉन्सेप्ट में आया था, KLMN का नाम बताया था, 2n² का फॉर्मूला आया था, 2 8 18 32 का केस बना था। उसी के बेसिस पर पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमने कहा कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे। कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, या आउटर मोस्ट सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी में हम पढ़ते हैं द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी, यानी कि किसी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से वह एटम आपस में कंबाइन हो पा रहा है, उसी का नाम क्या दिया गया, उसी का नाम वैलेंसी दिया गया। हमने कहा द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी। अब देखो कार्बन ने इतनी बात अपने बारे में बताई है, तो हमने कार्बन से पूछा कि आखिर अगर तुम्हारे अंदर कार्बन सिर्फ इतना सा ही है तो तुम 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हो। कहें हाँ, क्योंकि हमारी वैलेंसी 4 है। तो हमने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं हम 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए हम टेट्रावैलेंट इन नेचर कहे जाते हैं। क्या कहलाते हैं, टेट्रावैलेंट इन नेचर कहे जाते हैं, यानी कि हम टेट्रावैलेंट हैं, हमारे अंदर 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता पाई जाती है। ऐसा किसने कहा, कार्बन ने कहा। हमने कहा यार बिल्कुल सही बात है, तुम बड़ा अच्छा बोलते हो। अब कहते हैं टेट्रावैलेंट 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता है। कहते हैं कि तुम 4 ही बॉन्ड क्यों बनाते हो, तुम 4 को लूज क्यों नहीं कर देते, तुम 4 को गेन क्यों नहीं कर देते। इसने कहा कि मैं नॉन मेटल हूं, मेरे अंदर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करने की क्षमता नहीं है, मैं 4 बॉन्ड बनाऊंगा और ऑक्टेट को पा जाऊंगा। हमने कहा हे कार्बन जरा बताओ ना तुम अपने चारों बॉन्ड कैसे बनाओगे। कार्बन कहता है कि कुछ ऐसे बनाऊंगा, ऐसे करके। ठीक है, अभी ये 3D में तो अलग हो जाता है, 3D में जैसे ट्राइपॉड स्टैंड होता है वैसी कंडीशन बन जाएगी। कार्बन ने कहा हम 4 बॉन्ड ऐसे बनाएंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। कहते हैं क्या तुम 4 बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लोगे। तो कहता है हाँ बिल्कुल फॉलो कर लूंगा, क्योंकि हम जिससे जुड़ेंगे उससे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है कार्बन, चलो आगे चलते हैं इसी के साथ। कार्बन एक बात ये कहा कि टेट्रावैलेंट हूं, एक बात कार्बन के जहन में और आती है कि हम नॉन मेटल हैं। हमने कहा यार इतनी बातें आपको आती कहाँ से हैं। कहें बस कुछ पूछिए नहीं, हमको सब पता है। हमने कहा चलो अच्छी बात है, टेट्रावैलेंट हूँ, नॉन मेटल हूँ, ये सब तो सही था बच्चे। अब हमें ये डिस्कस करना है कि इसके अलावा कार्बन क्या कहेगा। इसके अलावा कार्बन ये कहता है, जरा देखिएगा, कार्बन ने कहा कि हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या होता है बेटा, सिंबल हमारा C है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। सिंबल के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि
कार्बन के और आगे की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो टेट्रावैलेंट के साथ साथ इन्होंने ये कहा कार्बन एक बड़ी खास बात बताता है। तब हमने कार्बन से एक छोटा सा सवाल किया कि कार्बन तुम टेट्रावैलेंट हो, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाते हो, ठीक हो, 4 बॉन्ड बना करके तुम ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर लेते हो, सब ठीक है, लेकिन हम कार्बन ये जानना चाहते हैं कि तुम 4 बॉन्ड का कंडीशन सही करते हो, लेकिन तुम 4 बॉन्ड बनाते हो तो इतना बड़ा बड़ा कंपाउंड कैसे बना लेते हो? 4 बॉन्ड बनाओगे तो 4 लोगों से जुड़ जाओगे, स्टेबल हो जाओगे, लेकिन इतना बड़ा कंपाउंड कैसे बना पाओगे? तो कार्बन ने कहा यही तो राज है। कहते क्या राज है? कार्बन कहता है कि हमारे अंदर सेल्फ लिंकिंग फिनोमिना पाई जाती है, यानी कि कार्बन कहता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है हमारे अंदर। कौन सी प्रॉपर्टी है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि स्वयं से जुड़ जाने की क्षमता हमारे अंदर पाई जाती है, यानी कि कार्बन कार्बन से जुड़ता चला जाता है, यानी कि कार्बन के अंदर सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। बड़ी अच्छी बात है यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगली कहानी क्या हुई? कहते हैं ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है इसे हम कैटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कैटिनेशन कहते हैं। यही बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। व्हाट इज कैटिनेशन? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इतने में से यही एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज कैटिनेशन, यानी कि सेल्फ लिंकिंग फिनोमिना या सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इज नोन एज कैटिनेशन। हमने पूछा हे कार्बन तुम ही इतना कैटिनेशन क्यों शो करते हो? कार्बन कहता है कि मैं किसी का वेट वोट नहीं करता, दूसरा कोई आए तो ठीक है, बॉन्ड बनाए तो ठीक है, नहीं बनाए तो हम स्वयं से जुड़ जाए तो ठीक है। कार्बन कहता है कि हम दूसरे का इंतजार नहीं करते, हम स्वयं से जुड़ करके ढेर सारा कंपाउंड बना लेते हैं। बड़े बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन हम यूं ही कर लेते हैं, अपनों से जुड़ जाते हैं और ढेर सारे नए नए कंपाउंड बनाते हैं, ऐसा कार्बनिक कंपाउंड बताते हैं। जरा देखिए कैटिनेशन की प्रॉपर्टी आ गई। हमने कहा कि कैटिनेशन तो ठीक है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट के अंदर अगर किसी एलिमेंट की एटम की बात करते हैं तो वह कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा, इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक तो होगी ना, वह कैसे कैटिनेशन शो कर सकता है? तो कार्बन कहता है कि ड्यू टू स्मॉल साइज, कार्बन कहता है मेरी साइज क्या है? छोटी है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। कार्बन कहता है कि मेरी साइज कम है लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो हाई है, हम इस वजह से ढेर सारे बॉन्ड बनाने में सफल हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, यानी कार्बन के अंदर सेल्फ लिंकिंग फिनोमिना है, अच्छी बात है, लेकिन क्यों है? तो कहता है ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, साइज कम है, जिसकी वजह से कार्बन कैटिनेशन फिनोमिना को शो कर सकता है। कहते हैं क्या कैटिनेशन की प्रॉपर्टी और किसी एलिमेंट में नहीं पाई जाती क्या? यानी कि कैटिनेशन का जो प्रोसेस है वो केवल कार्बन में ही है क्या? दूसरा क्वेश्चन एक कंपटीशन में यही से बनता है बेटा कि कार्बन में कैटिनेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आता है जर्मेनियम, और ये अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होता है टिन के। हम कह सकते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, यानी कि जर्मेनियम और टिन में जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है। इधर क्या है? सबसे ज्यादा होती है कार्बन में, फिर होती है सिलिकॉन में, और जर्मेनियम टिन में लगभग सेम, ठीक है। सिलिकॉन भी कैटिनेशन शो करता है, लेकिन सिलिकॉन कार्बन के बराबर कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं शो कर सकता। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि सिलिकॉन कार्बन के बराबर की कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो कर सकता? तो ये बात आपको हम समझाते हैं, इसलिए नहीं शो कर सकता, जितनी कैटिनेशन कार्बन में उतनी सिलिकॉन में नहीं है, जबकि ये सेम ग्रुप के एलिमेंट है। तो कहा यह जाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बन की साइज छोटी होती है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सिलिकॉन के कंपेरिजन में ज्यादा है। साइज क्या है? सिलिकॉन के कंपेरिजन में छोटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की क्या है? सिलिकॉन के कंपैरिजन में ज्यादा है, जिसकी वजह से कार्बन ज्यादा बॉन्ड बना करके नए नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ढेर सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पाता है। ये कैटिनेशन का ऑर्डर है। कंपटीशन में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप कोई ओलंपियाड देंगे इस तरह में ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा कि कैटिनेशन कार्बन में होती है, अच्छी बात है, लेकिन क्यों होती है, क्या रीजन है? कैटिनेशन कार्बन में ही ज्यादा क्यों होती है? ये क्वेश्चन यहां से एक बनता है। व्हाट इज कैटिनेशन? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इज नोन एज कैटिनेशन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि वाई द एलिमेंट कार्बन हैव टेंडेंसी टू शो द कैटिनेशन। तो आप क्या बताएंगे? ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी,
कॉन्सेप्ट, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो शायद आपको कार्बन की कहानी समझ में आ जाना चाहिए। हमने आपको बताया कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, वैलेंसी 4 होती है, टेट्रावैलेंट इन नेचर होता है, यह एक नॉन मेटल है, सिंबल इसका सी होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, कैटिनेशन इसी को कहते हैं, कैटिनेशन स्मॉल साइज और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होती है। अब एक छोटा सा सवाल और आता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कार्बन। अगर एक छोटा सा केस पूछें कि कार्बन के अंदर सर सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो कार्बन 6 12 ये होता है कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 6, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 12 - 6 = 6। हमने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कार्बन 12 में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। फिर इसी के अंतर्गत एक छोटी सी बात और आती है, गौर करिएगा, वह ये आती है कि कार्बन के जो कार्बन है उसके 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप्स का मतलब होता है कि एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास इज नोन एज आइसोटोप। तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं बेटा, एक कार्बन 12 होता है, एक कार्बन 13 होता है, एक कार्बन 14 होता है। कार्बन 14 जो होता है 13 बहुत कम मात्रा में होता है, 14 हमारा क्या होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहलाता है। कार्बन 14 का यूज कहां पर है, तो हम कार्बन 14 का यूज करते हैं फॉसिल्स की एज का डिटेक्शन करने में। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम किसी फॉसिल के एज का डिटेक्शन करने के लिए कार्बन 14 का यूज करते हैं, ठीक है। कार्बन 14 की मात्रा उस फॉसिल में कितनी है, कंटेंट कितना होना चाहिए, इसके बेसिस पर हम आसानी से एज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं या डिटेक्ट कर पाते हैं कि कितनी एज इसकी होनी चाहिए, कितनी समय पहले का यह फॉसिल है जो अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन किया गया है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे, तो अभी तक हम लोगों ने कार्बन की पूरी रूपरेखा खींच ली है, यानी कि कार्बन की पूरी हिस्ट्री हम लोगों ने डिस्कस कर ली, कहाँ है, कैसा है, क्या है, ठीक है, क्यों इतना बॉन्ड बनाता है। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन कार्बन से कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्या पूछा गया कि कार्बन एक बात बताओ, जब तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम स्वयं से जुड़ सकते हो, तुम भगवान हो, तुम बड़े आदमी बन गए, तुम इतना बॉन्ड बना सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, अपनी प्रॉपर्टी में बहुत सारी बात तुम कार्बन बताते हो, अच्छी बात। लेकिन हमारा कार्बन एक छोटा सा सवाल है, वह ये है कि जब तुम्हारे अंदर इतनी सारी क्षमताएं हैं तो तुम अकेले क्यों नहीं रहते। कभी तुम हाइड्रोजन के साथ रहोगे, कभी तुम ऑक्सीजन के साथ रहोगे, क्या चक्कर है भाई, क्यों तुम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सहारा लिए घूम रहे हो। कार्बन कहता है कि क्यों न लूं, नहीं, रीजन हम जानना चाहते हैं कि तुम अकेले क्यों नहीं रहते। कहें यार यही तो परेशानी है, हम अकेले भी जुड़ सकते हैं, हम किसी को पाएंगे तो उसके भी साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर बॉन्ड बनाने की क्षमता बहुत अच्छी है। तो कार्बन कहता है हम अपने जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ करके कंपाउंड बनाने में समर्थ हैं। कहें ये सर समझ में नहीं आया, बेटा फिर से सुनना। कार्बन कहता है कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी है, जितनी साइज हमारी है, उतनी साइज वालों से, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वालों से हम आपस में जुड़ जाते हैं और अच्छा तरीके का बॉन्ड बना लेते हैं। हमने कहा कि वो कौन है जिनसे तुम जुड़ने में अपने आप को बड़ा ही महारत हासिल समझ रहे हो। ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कार्बन कहता है ये जो एलिमेंट देख रहे हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनसे मेरे अंदर जुड़ने की क्षमता है, क्योंकि मेरे जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी भी है। कहे हाइड्रोजन तो बहुत छोटा होता है, कहे कोई बात नहीं, लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से हम उसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं। कहे सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस में मजा नहीं आई। हम कहते हैं अगर एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ रहा है, अगर दोनों के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस अगर हम लेकर चलेंगे, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दूसरे की कम है, तो बॉन्ड टिकेगा नहीं, वो बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। लेकिन कार्बन का बॉन्ड बना रहता है, उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है। शायद ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम थोड़ा इसके और आगे चलते हैं। अगर हम इसके और आगे चलते हैं तो हम अगली बात क्या डिस्कस करेंगे उस पर हम विचार करेंगे। जरा गौर करिएगा हमारे अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए।
बेटा अब क्वेश्चन एराइज ये होता है कि कार्बन के बारे में तो हमने सब कुछ जान लिया। हम कहते हैं कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। इसका मीनिंग क्या हुआ? टेट्रावैलेंट का मतलब कार्बन के अंदर 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता है, तो कार्बन इसीलिए टेट्रावैलेंट इन नेचर है, यानी कि कार्बन कुछ इस प्रकार जुड़ने की क्षमता रखता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। अब हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कार्बन ऐसे बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड की तरह से, यानी कि ये आप ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, फिर इसको ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, ये आपकी एक लाइन ऐसे हो जाएगी। तो ये आपका एक इसका स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर तो यही है इसका, कार्बन की जो बॉन्डिंग का है वो ऐसा ही पाया जाता है, ठीक है। हमने कहा कि अगर मान लीजिए कि CH4 है, तो क्या हम जरा देखें कि क्या इसमें कार्बन स्टेबल है क्या? कहते हैं हाँ। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो इसके साथ में हाइड्रोजन है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा बेटे, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ओवरऑल अगर हम देख पाए तो ये इसके साथ चला जाएगा। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 कार्बन ऑक्टेट बना लिया। हाइड्रोजन को डुप्लेट बनाना था, हाइड्रोजन डुप्लेट बना लिया। बिल्कुल सही जवाब हो गया, ऐसे ही हमें पढ़ना था। तो हम इस तरह से इस केस को आसानी से समझ पाते हैं। अब हमारे सामने जो दूसरी केस आई वो आई कि कैटिनेशन। हमने ये आपको समझा दिया है। कैटिनेशन की मीनिंग होती है बेटा सेल्फ लिंकिंग फिनोमिना, यानी कि कार्बन के अंदर जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सेल्फ लिंकिंग, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यह क्या कहलाता है? कैटिनेशन कहलाता है। यानी कि कार्बन के अंदर ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है इसी को क्या कहते हैं? कैटिनेशन का नाम देते हैं। यानी कि कार्बन स्वयं से कुछ इस प्रकार अगर जुड़ता चला जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ लिंकिंग फिनोमिना के नाम से जानते हैं। ये 4 बॉन्ड ऐसे बनाएगा तो ये क्या कहलाता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहलाती है। किसी ने पूछा ऐसा क्यों होता है? तो ड्यू टू स्मॉल साइज, और दूसरा ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, और इसकी साइज क्या होती है? कम होती है। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज एंड ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बात हमने आपको समझा दिया। एक ऑर्डर के बारे में हमने डिस्कस किया था, कार्बन में सबसे ज़्यादा, सिलिकॉन में, फिर जर्मेनियम और टिन लगभग सेम होते हैं, ठीक है। ये भी बात हमने डिस्कस कर लिया कैटिनेशन के ऑर्डर पर। अब हम इसके आगे चलते हैं। हमारे पास पूछा गया रीजन बिहाइंड द लार्ज नंबर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स, यानी कि क्या रीजन है कि कार्बन इतने ज्यादा कार्बनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, यानी कि कार्बन इतने कंपाउंड क्यों बना लेता है। तो क्वेश्चन आया पहला टेट्रावैलेंसी और दूसरा कैटिनेशन। बड़ा ही प्यारा सा जवाब। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन के अंदर 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता है, और कैटिनेशन मतलब कार्बन के अंदर स्वयं से जुड़ जाने की भी क्षमता है, इसलिए कार्बन ऐसा कर पाता है। ये रीजन आपको बताया गया, ये भी आपको बता दिया। अब हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट आया वो क्या? अब हमें, हाँ ये तो हो गया कैटिनेशन तक का केस। अब देखिए बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा अगले एपिसोड के बारे में क्या लिखा है। लिखा है फॉर अकरेंस ऑफ कार्बन यू मस्ट वॉच लेक्चर 2nd ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ऑन द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री बाई मंसस। ठीक है, अब ये लिख दिया गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम लोग फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, यानी कि जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, यानी कि कार्बनिक कंपाउंड्स का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो अगला लेक्चर होगा, यानी लेक्चर 2, उस लेक्चर 2 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे ये हम आपको बताते हैं। लेक्चर 2 में हम लोग बात करने वाले हैं अकरेंस ऑफ कार्बन, यानी कि अगले एपिसोड में हम क्या देखने वाले हैं बेटा। अब इसको इसी जगह पर रोक कर रखेंगे। रीजन क्या है कि आपकी क्लास इंटरेस्टिंग बनी रहे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, और किसके साथ मिलेंगे उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, थोड़ा ही बताएंगे, पूरा नहीं, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में आप जरूर जुड़ें और अकरेंस ऑफ कार्बन हम मिल के पढ़ें। आइए देखते हैं अकरेंस ऑफ कार्बन के बारे में। हमें पढ़ना होगा कि कार्बन की उत्पत्ति कैसे हुई, कार्बन के पूर्वजों के नाम क्या है, कार्बन के माता पिता कौन है, कार्बन कहां पाया गया सबसे पहली बार, कार्बन जब सबसे पहली बार पाया गया तो किस रूप में पाया गया, कार्बन को खोजने वाला कौन है, कार्बन क्यों इतने बॉन्ड बनाता है,
क्या इसके पूर्वजों से इसका कोई पुराना नाता है? इन सभी विषयों पर हम फिर मिलकर बात करेंगे। उससे पहले कि ध्यान ये रखना है कि ये जो अकरेंस ऑफ कार्बन का कॉन्सेप्ट है, ये आपको बढ़िया तभी समझ में आएगा जब लेक्चर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर 1 में कोई भी प्रॉब्लम समझ में आती है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आपको लगता है जो आपको नहीं क्लियर हो, इंट्रोडक्शन की क्लास थी, बहुत नॉर्मल सा केस था, अगर लगता है बेटा कि कुछ ऐसा है जो ना आपको समझ में आया हो, तो कमेंट में जरूर आप बताइएगा। हम अगली क्लास में इस बात को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जोरदार लगी होगी। अगर जोरदार लगी है ना, तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, और इसे अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करो, जिससे कि हमारा एम हमेशा की तरह से पूरा हो सके। और हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। लेक्चर सेकंड में हम मिलेंगे अकरेंस ऑफ कार्बन के साथ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।